A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल चैप्टर के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रिब्यूनल होता क्या है। ट्रिब्यूनल एक टाइप का कोर्ट ही होता है जिसमें काम को बांट दिया गया है। जैसे आपका एक आर्म कोर्ट होता है, वो क्राइम भी देखता है, आपके कोई सिविल कोर्ट के प्रोसीजर हैं कि किसी वुमेन की डाइवोर्स हो गया, ये सब भी देखता है, सारी चीजें देखता है वो। पर ट्रिब्यूनल को कुछ चीजों में बांट दिया है, वो है 323A एंड 323B आर्टिकल के अंदर। अब इसमें एक होता है 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और 323B होता है अदर्स मैटर। अदर्स मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हमें यह समझना होगा ये ट्रिब्यूनल आया कहां से। ये आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इमरजेंसी का टाइम था, इंदिरा गांधी लाई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। अब आपको ये बात समझ में आ गई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, पार्ट 14 ए के अंदर है। तो आपको बात समझ रही है कि 42nd अमेंडमेंट पार्ट 14 और आर्टिकल है 323A एंड आर्टिकल 323B। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, शॉर्ट फॉर्म हो गई कैट। यह बात याद रखनी है। अब इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, इसके अंदर देखा जाता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड। मतलब मान लो सेंटर में किसी इंसान का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जैसे आपकी बीएसएनएल में नौकरी लगी, बट इसमें क्या हुआ, आपका एक मार्क्स से रह गया। आपका एक मार्क्स जो रह गया वो है किसी क्वेश्चन की वजह से, पर वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट है, एग्जामिनेशन वालों ने उसको रॉन्ग बताया। तो आप कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसका आंसर तो ये सही है, मेरे को तो एडमिशन मिलना चाहिए था, मेरे को बीएसएनएल में नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो इसके लिए आप किसके पास जाओगे, आप कैट के पास जाओगे। तो इसमें क्या क्या बॉडीज कवर हुई, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, पब्लिक कोऑर्डिनेशन एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज। तो कहीं भी अगर आपको नौकरी की समस्या है तो आप किसके पास जाएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास। यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब इसमें कुछ खास बात और है, अगर आप मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ना चाहो तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। बट यहाँ पर इनएक्सपेंसिव जस्टिस है, मतलब सिर्फ 50 रुपए चाहिए आपको अपना जस्टिस पाने के लिए, इतनी ही फी होती है यहाँ की। और इसको बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या था, स्पीडी हो जाए केस, कि कोर्ट के पास बहुत सारे मतलब केसेस होते हैं, बहुत सारे पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्पीडी बनाने के लिए इसको बनाया गया था, कैट को, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को या सेक्शन ऑफ जस्टिस को देखे। यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब कैट कब स्टैब्लिश हुआ, वो है 1985। ये आपको याद रखना है। देखिए यूपीएससी की एक बड़ी गंदी आदत होती है, या तो बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि ये हुआ, अब इनमें से बताइए इनमें से कौन सी चीज नहीं है। या उसकी आदत होती है कि बहुत ही टुच्चू सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये चीज कब स्टैब्लिश हुई। तो वो जो टुच्चू सा क्वेश्चन है ना, वो यही वाला है कि 1985 में कैट स्टैब्लिश हुआ। अब आपको बात समझनी है, कैट की मेन ब्रांच कहां पर होती है, वो होती है दिल्ली में, और इसकी जो एडिशनल ब्रांचेस हैं वो कहां पर है, अलग अलग स्टेट्स में। अलग अलग स्टेट्स में कहां पड़ती है, हाई कोर्ट के अंदर। बट हाई कोर्ट के अलावा दो ब्रांचेस ऐसी हैं जो हाई कोर्ट के अंदर नहीं पड़ती, वो है जयपुर और लखनऊ। ठीक है। अब इसमें जो टोटल ब्रांचेस हुई हाई कोर्ट को मिलाकर और जयपुर और लखनऊ को मिलाकर, वो ही टोटल 17। यहां पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कहीं भी रिक्रूटमेंट में दिक्कत आ रही हो, किसी भी टाइप के रिक्रूटमेंट में, तो आप सीएटी के पास जा सकते हैं। बट कौन नहीं जा सकता सीएटी के पास, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी जो मेंबर हो डिफेंस फोर्स का, या सुप्रीम कोर्ट का सर्वेंट हो, या ऑफिसर हो, या कोई पार्लियामेंट का कोई स्टाफ हो, जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसका स्टाफ हो, वो नहीं जा सकता इनके पास। एक बात और यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आपको लगेगी कि अगर एग्जामिनेशन में आ गई कि यहाँ पर यार इसका तो जवाब समझ ही नहीं आ रहा। आपको पता होगा डिफेंस फोर्सेस के अंदर कई सिविलियंस भी होते हैं, मतलब क्लर्क, बाबू, ये सब। तो ये लोग भी जा सकते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास, मतलब सीएटी के पास, कि हमारी आप समस्या का हल करें। पर कोई ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, जनरल, ये लोग नहीं जा सकते जो प्रॉपर आर्मी के अंदर आते हैं या डिफेंस फोर्सेस के अंदर आते हैं। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ कैट कैसे होता है। देखो, जो मेंबर्स होते हैं कैट के, वो रिकमेंड होते हैं बहुत ही हाई पावर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। मतलब देखिए, इसमें क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसको नॉमिनेट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इसे नॉमिनेट करके एक पूरी लिस्ट बना लेता है कि कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, उसके बाद ये लिस्ट जाती है
हमारी एसीसी के पास। एसीसी क्या है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। जो हमारी करंट सरकार होती है ना, उससे मिलके बनी होती है एसीसी। अब ये जो एसीसी होती है, ये फिर अपना फैसला बताती है कि हाँ हम इसे लेते हैं। पर जो, अगर मैं आपको आम शब्द में कहूँ कि जो मेन फैसला होता है वो किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, जिसे सीजीआई ने अपॉइंट कर रखा होता है कि यहाँ पर कौन कौन होगा। ये तो सिर्फ ये चेक करते हैं, जो एसीसी होता है सिर्फ ये चेक करता है उसके खिलाफ कोई पुराना केस तो नहीं चल रहा, वहां कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्लियर है कि नहीं, सिर्फ इतना ही काम होता है। और लास्ट में ये सब होने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और उस बंदे का अपॉइंटमेंट हो जाता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वर्किंग प्रोसीजर ऑफ कैट के बारे में। कैट क्या कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऊपर। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डिफाइन करता है कोर्ट काम कैसे करेगा। बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो यहां पर ये बात दूसरी ये कहता है कि मैं इससे प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस पे बात करूंगा, मतलब ड्यूटी टू एक्ट फेयरली। मतलब ये सामने वाले जो दो बंदे होते हैं, जो दो लॉयर्स होते हैं, ये अपनी बात लॉजिकली रखते हैं और इस बात पे ये जजमेंट देता है कि कौन सही कह रहा है, और ये बहुत फास्ट होता है। अब जरा इसमें एक बात देखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बीएसएनएल का एग्जांपल बताया। बीएसएनएल में आपने मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए 50 आउट ऑफ 100। फॉर एग्जांपल आपके आए 49। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका कम पड़ गया, एक मार्क्स कम पड़ गया, तो आपने बताया कि मैंने एक मार्क्स का क्वेश्चन सही कर रखा है। बीएसएनएल ने जो अपनी आंसर शीट निकाली है उसमें गलती है, उसमें उस एक मार्क्स के क्वेश्चन को का गलत आंसर बता रखा है और मेरा ये आंसर सही है। तो इस खाली लॉजिक पे अगर आप इसे प्रूव कर देते हैं तो आपको जजमेंट मिल जाएगा आपके फेवर में। यहां तक की कहानी है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक बात और थी इसके तरीके में कि कैट काम कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था कि कैट पे अगर आप कोई केस हार गए हो और आपको लग रहा है कि भाई मुझे सही जजमेंट नहीं मिला है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे। बट चंद्रा कुमार का केस हुआ 1997 में, इस बात में ये बात कंक्लूजन पे आई कि सीधे कैट में अगर कोई केस हार गया है और उसको अनसेटिस्फैक्शन हो रहा है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, वो हाई कोर्ट जाएगा पहले। जब वो हाई कोर्ट जाएगा तब जाके वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की, बट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बट यहां पर एक कंट्रोवर्शियल बात ये आती है कि सीएटी का जन्म इसलिए हुआ था कि जिससे हमारे जो बाकी कोर्ट्स हैं उन पे बर्डन ना पड़े और चीज कॉम्प्लेक्स ना हो, शॉर्ट टाइम में ही हमें रिजल्ट मिल जाए। मान लो आपने कोई, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम निकाल दिया, यूपीएससी का एग्जाम निकालने के बाद आपको 5 साल बाद जजमेंट मिलता है कि यहाँ पर ये बंदा सही कैंडिडेट सही कह रहा था और इसका सिलेक्शन होना चाहिए। अब 5 साल बाद तो उसकी उम्र निकल गई और उसका बहुत सारा टाइम पीरियड निकल गया। जो उसके साथ के बंदे थे जिन्होंने उसी साल एग्जाम दिया था, वो उसके सीनियर बन गए। अब उसका क्या हो सकता है? यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें अगर हम आगे चलें, देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है उसके हाथ में एक और राइट होती है। वो राइट क्या होती है कि भाई हम सेंटर का मामला देख रहे हैं, मतलब यूपीएससी का मामला देख रहे हैं, हम आपका जो कोई सेंटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा उसका मामला देख रहे हैं, पर हम सारे मैटर्स तो नहीं देख पाएंगे, तो हम स्टेट मैटर रख देते हैं, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है, उसके मैटर देखने के लिए लिखा है एसएटी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन सी स्टेट आती है? वो है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला। सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी स्टेट स्टेट ट्रिब्यूनल मतलब सैट के अंदर नहीं आती। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें डाल देंगे उत्तर प्रदेश, तो इसमें आप देखोगे उत्तर प्रदेश है ही नहीं, तो वो सैट के अंदर नहीं आती। अब एक बात और है, इनमें से आपको टॉस और कर दिया जाएगा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स घुमाने के लिए, कि इनमें से कौन सी स्टेट ने प्रोवोक कर लिया था, मतलब अपने आप को हटा लिया था कि हमें स्टेट ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए, सैट नहीं चाहिए, तो वो थी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। बट इसमें भी एक बात और है डीप, तमिल और हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि हमें चाहिए, वापस उन्होंने मान लिया कि नहीं हमें आप रीस्टैब्लिश करके दे दो, हमें चाहिए। पर मध्य प्रदेश ने दोबारा मांगा ही नहीं कि मुझे सैट चाहिए। तो यहां पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं सैट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कंसल्टेशन ली जाती है गवर्नर से और स्टेट वालों से, मतलब प्रोसीजर पूरा सेम है। सेंटर में क्या हो रहा था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हायर कर रहे थे कि भाई आप एक काम करो, जो इसके मेंबर है वो डिसाइड करके मुझे बताओ, ठीक है।
उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के बाद ये जा रहा था एसीसी के पास, मतलब जो कैबिनेट हमारी जो करंट सरकार है वो डिसाइड करती थी कि इसे बनाना है नहीं कराना, तो उसका सिर्फ बैकग्राउंड चेक होता था उस इंसान का जो सीएटी का जज होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाता था, मतलब साइन होकर आएगा, आम शब्दों में कहें एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी होगा कैट के मेंबर के लिए। अब बात करते हैं जेट के बारे में। जेट क्या होता है? वो होता है ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करता क्या है? मान लो कोई दो स्टेट है, मतलब हरियाणा एंड पंजाब, इन दोनों ने मिलकर एक नौकरी निकाली है, तो उस पर अगर कोई विवाद होगा तो उसे जेट देखेगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब है अदर ट्रिब्यूनल। अदर ट्रिब्यूनल की बात हुई है आर्टिकल 323 बी के अंदर। अब तक हमने जो पढ़ा था वो आर्टिकल था 323 ए। अब इसमें अगर हम आगे चले तो अदर ट्रिब्यूनल क्या देखती है? अदर ट्रिब्यूनल देखती है टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर एंड लैंड रिफॉर्म। यहां तक आपको बात अपने दिमाग में रखनी है। अब ये आर्टिकल 323 ए और 323 बी में अंतर क्या है? आर्टिकल 323 ए तो बात करता है कैट, सेट एंड जेट के बारे में। अब 323 बात कर रहा है हमारा अदर ट्रिब्यूनल की चीजों के बारे में। अदर ट्रिब्यूनल में हमारी क्या बातें थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको चार बताई है। इसके बाद दोबारा याद दिलाता हूं, कैट सेट क्या बात करी थी? रिक्रूटमेंट के बारे में। सेकंड पॉइंट इस बारे में बात करता है कि जो 323 ए है उसको अगर गठन में लाना है, मतलब अगर उसका जन्म कराएगा तो पार्लियामेंट कराएगा, कि पार्लियामेंट की मर्जी होगी कि ये जो जेट सेट टैट है ये होना चाहिए कि नहीं देश पे, इसका जन्म पार्लियामेंट देगा। जबकि 323 बी, इसकी जो परमिशन चाहिए होगी ये पार्लियामेंट भी इसे लागू करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट की असेंबली भी लागू करेगी, तब जाके ये एग्जिस्टेंस में आएगा। ये आपको बात याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आर्टिकल 323 ए जो होता है उसमें सेंटर और स्टेट इन तीनों में ही स्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब सेंटर में भी हो सकता है कैट, मतलब सेंटर में हमने कैट के लिए बात की और स्टेट पे हमने सेट के लिए बात की, और अगर तीनों स्टेट के बारे में बात करें तो वो होगी जेट। ये इस बात को डिफाइन कर रहा है। बट 323 बी में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट में भी होगा सेंटर में भी होगा, सिर्फ एक ही होगा, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए इसमें हायरार्की जो होती है 323 ए में, कोई हायरार्की नहीं होती। आपको लग रहा होगा मैंने कहा है कि पहले कैट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, इस हायरार्की की बात नहीं हो रही। विद इन कैट कोई हायरार्की नहीं होगी। अब आर्टिकल 323 बी क्या कहता है कि इसके अंदर अदर ट्रिब्यूनल के अंदर हायरार्की होगी। अब वो हायरार्की क्या है वो हमारे काम के मतलब नहीं है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यूनियन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज पास टू। यूनियन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कैट के अंदर क्या चीज पास हो सकती है, किस बारे में बात करेगा वो? पहला ऑप्शन है प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन और ट्रायल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो ऑप्शन तो ए ही है, पर आपको ये लाइन नहीं समझ में आएगी एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन मतलब होता है जुडिशियल मैटर पे कोई भी बात का वर्डिक्ट देना, वर्डिक्ट मतलब जजमेंट देना। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हाई हैंडनेस ऑफ पुलिस। पुलिस का कोई मैटर नहीं होता कैट के अंदर। तीसरी बात है गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री, ऐसा भी कुछ नहीं है। डी नन ऑफ दीज अबव। सो ए आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज पास्ड इन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन से ईयर में पास हुई? वो थी 1985। अगला, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ प्रोविजन ऑफ कैट। कैट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो आंसर है सी 323 ए। अगला सवाल, द प्रोविजन ऑफ कैट शैल नॉट अप्लाई टू। किन के ऊपर कैट का प्रोविजन नहीं होता? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेस हैं ये ऑफिसर है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगला है कि कोई भी मेंबर जो नेवी, मिलिट्री या किसी भी फोर्स में है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तीसरा है एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी सेक्रेटरियल स्टाफ है उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। तो तीनों ही बातें सही हैं, तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला है 10, चेयरमैन ऑफ सीएटी शुड बी। कौन होगा चेयरमैन सीएटी का? हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, या दोनों के एक्स, या एक्स ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका आंसर होगा बी, सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज कोई भी। अब देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने इन किताबों से लिए थे, एडवांस ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव या
दिशा पब्लिकेशन की किताब एंड लूसेंट की। रीजन बिहाइंड क्या है, यूपीएससी क्या करता है, अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वो सिर्फ अपने कंसेप्ट रिपीट करता है। इन सभी बुक्स के अंदर सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने यहां से पिक किए और आपके सामने प्रेजेंट किए। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और बेहतर बनना है तो आपको इनमें से कोई किताब चाहिए ही होगी। ये होता है वीडियो का एंड। जय हिंद।